नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव की पहले चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने दांव पेच खेलने शुरू कर दिए हैं। क्या इन दांव पेच में तुष्टीकरण भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको वोट के लिए राजनीतिक पार्टियां बढ़ावा देती हैं? यह सवाल आज हम किस लिए पूछ रहे हैं? यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीते 2-3 दिन में दो बड़ी घटनाएं हुई। इन घटनाओं के कारण लोकसभा चुनाव में मुस्लिम लीग की भी एंट्री हो गई है और साथ साथ मुख्तार अंसारी 28 मार्च को जिसकी मौत हो गई थी जेल में, उसकी मौत का मामला भी एक बार फिर से उस सुर्खियों में आ गया है। और इन दोनों मुद्दों को लेकर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी कह रही है यह दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है। बीजेपी याद दिला रही है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। बीजेपी यह मुद्दा याद दिला रही है और एक बार फिर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस और बाकी उसकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेल रही हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जोरदार हमला करते हुए यह भी याद दिला दिया कि किस तरह से राम मंदिर के उद्घाटन में जाने वाले, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने वाले कांग्रेस के नेता को कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन उधर कांग्रेस इस पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि मुस्लिम लीग तो वो है जिसके साथ हिंदू महासभा के नेता मिलकर सरकार बनाया करते थे। वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग की बात करने पर वो कहते हैं कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए जवाब कर रही है, इसलिए मुद्दे उठा रही है। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो दरअसल मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे और मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जिससे लोकसभा का चुनाव वो सिर्फ अब भारत नहीं बल्कि लग रहा है कि उसमें रूस और कनाडा में बोले जाने वाले मुद्दे, वहां पे भारत पर जो आरोप लग रहे हैं, वहां पर भारत के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, वो अभियान भी ऐसा लगता है कि विपक्ष उन अभियानों को भी अपने चुनाव प्रचार का हिस्सा बना लेना चाहती है। दो टूक में आज इन सब पर चर्चा होगी। इससे पहले आगे बढ़े, आइए जरा देखिए इस पूरे मसले पर क्या कुछ बयानबाजी आज दिन भर हुई। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। प्रधानमंत्री मोदी इधर उधर की बात करके मन बहला रहे लोगों का और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास तो कोई घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। 10 साल के बाद बजाय अपना काम गिनाने के, 10 साल के बाद बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने के, नरेंद्र मोदी आज भी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। परिवार के कितने सदस्य रहे हैं? जैसा मैंने कहा कि आपने मुख्तार अंसारी नाम लिया, उनके दादा, उनके नाना का योगदान क्या देश की आज़ादी में नहीं रहा? किन परिस्थितियों में, किन वजह से चीज़ें बदली, लेकिन समाज और परिवार और खासकर ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। अंसारी और उनके गैंग में जितने लोगों को मारा, कभी उनके यहाँ मातम पुरस्सी करने गए थे अखिलेश यादव?
कभी गए थे, कभी जाने की सोचे? इसी को कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, जहां मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का भाव ज्यादा है, उनके द्वारा मारे गए सैकड़ों लोगों की कोई पूछ नहीं है। यह है सवाल। रशिया में अभी लीडर ओपोजिशन को इसी तरह जेल में रख करके, और जेल में नहीं जहर दे दिया गया। आप सोचो, भारत सरकार पे आरोप है लगा कि आप हमारे देश में हत्या करा रहे हो। क्या कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर आरोप नहीं लगाया? क्या अमेरिका में आपने जिसको सुपारी दी थी वो नहीं पकड़ा गया? बहनों और भाइयों, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले देश के अंदर आतंकी गतिविधियां होती थी। 3 दिन पहले मैं ब्रिटेन के एक अखबार द गार्डियन को देख रहा था। उसकी एक न्यूज थी कि 2 वर्ष पहले पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए थे, और उनका संदेश था कि भारत ने करवाया है। द गार्डियन की न्यूज का स्रोत क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन बहनों और भाइयों, राजस्थान में संबोधन में राम राम कहते हैं, और यहां आतंकवादियों का जो है राम नाम सत्य है भी हो रहा है। दुनिया आज इसको स्वीकार कर रही है, दुनिया इसका स्वागत कर रही है। लोग इस बात को मान रहे हैं कि भारत जो कर रहा है ये मानवता के हित में कर रहा है। कल भी सब पर भारी था, मैं आज भी सब पर भारी हूँ। बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूँ। बच्चा बच्चा चीख रहा है, मैं मुख्तार अंसारी हूं। कल भी सब पर भारी था, आज भी सब पे भारी हूं। ये जो मुख्तार अंसारी, जिसके ऊपर 61 मुकदमे थे, 16 हत्या के मामले थे, जो मशीन गन लेकर हत्याएं करवाता था, उसके लिए ये उद्गार प्रकट किए इमरान प्रतापगढ़ी ने, जो आज कांग्रेस के सांसद हैं और जिनको सांसदी देने के लिए, राज्यसभा में पहुंचाने के लिए कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं की तपस्या को नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन इस बीच ये भी बता दूं, अपडेट ये कि ये पूरे मामले, दोनों मामले जो हैं वो चुनाव आयोग की चौखट पर भी पहुंच गए हैं। बीजेपी ने जहां आरोप लगाया कि बिना किसी आधार के समाजवादी पार्टी लगातार दुष्प्रचार कर रही है लोगों को भड़काने के लिए कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया गया, वहीं कांग्रेस मुस्लिम लीग का मामला लेकर चुनाव आयोग पहुंची है। कह रही है कि इस तरह की जो अनर्गल बयानबाजी हो रही है उससे बीजेपी दरअसल ध्रुवीकरण करना चाहती है। इन दोनों मुद्दों पर, इन दोनों विषयों पर आज चर्चा होगी। मेरे साथ आज की डिबेट में 5 मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए परिचय करवा दूं। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय आलोक। मेरे साथ अमीक जामई जुड़ चुके हैं, अमीक जामई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ शांतनु गुप्ता स्टूडियो में जुड़े हैं, लेखक हैं शांतनु गुप्ता, और योगी आदित्यनाथ पर 3 किताबें लिख चुके हैं और साथ साथ उत्तर प्रदेश के ऊपर उन्होंने काफी काम भी किया है। राहुल लाल है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर हैं। संजय राणा है मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं शुरुआत डॉक्टर अजय आलोक आपसे कर रहा हूं। डॉक्टर अजय आलोक, ये आप लोगों ने ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू करी है। ये आरोप लगाया जा रहा है कि जब आप लोगों के पास मुद्दे नहीं होते, कुछ नहीं होते, तो मुस्लिम लीग, हिंदू मुस्लिम ये करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में, कांग्रेस तो कह रही है हमारा तो घोषणा पत्र सबका साथ के लेकर बात करता है, हम किसी को अलग नहीं करते, हम तो सभी धर्मों और सभी संप्रदायों को एक साथ आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अगर आप 1929 का मुस्लिम लीग का वो प्रस्ताव देखेंगे जिसमें साफ साफ कहा गया कि मुसलमानों को हर प्रांत में उनको आरक्षण मिले, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे केंद्रीय विधानसभा हो, चाहे कुछ, मुसलमानों को हर चीज में आगे बढ़ाने की बात कीजिए। ये कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का जो चरित्र है वो मोर और लेस सेम है। और आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस जो घोषणा पत्र में ये लिखती है कि हम इंश्योर करेंगे कि आपके खाने पीने, आपके रहने की, आपकी इबादत करने की जगह और आपके पर्सनल लॉ में कोई चेंज नहीं किया जाए। और उसके बाद लिखती है कि हम रिफॉर्म कर देंगे पर्सनल लॉ को, आम सहमति बना के पर्सनल लॉ को रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। एक सर्वे हुआ
एक सर्वे हुआ हिंदुस्तान में, जब ऐसी पूछा गया, ब्रिटेन में भी सर्वे हुआ, ब्रिटेन में लगभग 46% लोगों ने कहा कि हमें शरिया लॉ चाहिए। तो कल को अगर हिंदुस्तान में ये मांग उठी कि यहाँ पर शरिया लॉ चले, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसके लिए भी हाँ कर देगी? तुष्टीकरण की राजनीति की एक इंतहा आप रखिए, ठीक है, सबको लेके चलना है। और आज हमने इसलिए कहा है क्योंकि कांग्रेस को भी हर चीज में आरक्षण चाहिए। आप मुसलमानों के बच्चे को एक्स्ट्रा पैसा देंगे ताकि वो विदेश में पढ़े, हिंदुओं को क्यों नहीं देंगे आप? हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव करना कब से सिखाना शुरू कर दिया हमारे संविधान में? ये इनके अगर घोषणा पत्र में इस तरह की बातें आती हैं, आप बैंकों को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अल्पसंख्यकों को फाइनेंशियल हालत ठीक करने के लिए लोन ज्यादा दें, आप बैंकों को इंस्ट्रक्ट करेंगे। ये आप आम जनता के लिए क्यों नहीं करेंगे भाई? आप ये ईसाइयों के लिए क्यों नहीं करेंगे? क्या वो अल्पसंख्यक नहीं है? आप ये काम सिखों के लिए क्यों नहीं करेंगे? ये जो तुष्टीकरण का फॉर्मूला है, और पहली बात तो ये अल्पसंख्यक को डिफाइन करना बहुत जरूरी हो गया है। अल्पसंख्यक है क्या? किसी देश की आबादी अगर आज की तारीख में मुसलमानों की आबादी लगभग 15% हो गई, तो कहां से अल्पसंख्यक हो? तो अल्पसंख्यक का डेफिनेशन करना पहले तो बहुत जरूरी है। एक वोट बैंक की तुच्छ राजनीति में पढ़ के आप देश के इस तरह से टुकड़े कर रहे हैं। कांग्रेस का कोई सांसद चिल्लाता है कि दक्षिण को अलग कर दिया जाए, उत्तर और सब कांग्रेस पार्टी चुप रहती है। राहुल गांधी 2018 में इंकलाब पेपर को इंटरव्यू देते हैं, उसके एडिटर मुमताज आलम कहते हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस पहले मुसलमानों की पार्टी। आप रहिए ना मुसलमानों की पार्टी, लेकिन देश फिर आपके हिसाब से नहीं चलेगा ना, आप बन जाइए वैसे। किसने मना किया है? ओके, अगर देश की सबसे पुरानी पार्टी का ये हाल है तुष्टीकरण के मामले में, अपना नजरिया पेश करने के मामले में, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि 370 के जिक्र राजस्थान में क्यों कर? राजस्थान के कितने जवान शहीद हो गए, उस 370 को बचाने के लिए इनका नजरिया, इनका आउटलुक देखिए क्या है। ओके, अब बिहार में हम 370 की बात करेंगे, 500 से ज्यादा बिहार के जवान शहीद हुए कश्मीर में, क्यों नहीं 370 की बात हर हिंदुस्तानी करेगा? 370 के पहले कश्मीर भारत का भी हिस्सा नहीं था। एक मिनट रुकिए, राहुल लाल मैं आ रहा हूँ, राहुल लाल आ रहा हूँ मैं। हर चीज मुसलमान के नजर से देखने का जो ये प्रिज्म है, ये कहीं ना कहीं देश को 70 साल तक डुबा के रखा, ये लगा के और डुबाना चाहता है। ओके, राहुल लाल मैं आ रहा हूं, रिस्पॉन्ड कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, मैं आपके पास आ रहा था रिस्पॉन्ड के लिए। दूसरी बात यह है कि आपने अनावश्यक रूप से 370 का मुद्दा उठाया। आप 370 पे डिबेट करना चाहे तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। 370 से पहले कश्मीर क्या था, 370 के बाद क्या, और 370 ये वही 370 है जिसको कांग्रेस के नेताओं ने श्रीनगर में बैठ करके गुपकार अलायंस, जिसको बहुत सारे लोग गुपकार गैंग भी कहते हैं, उसके साथ बैठकर आप लोगों ने कहा था कि 370 की वापसी के लिए हम लोग काम करेंगे। तो उसमें मत जाइए, मुझे लगता है थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाएगी और दो विषय जो है उन पर आप भटक जाएंगे। लेकिन सीधा सीधा रिस्पॉन्स जो वो कर रहे हैं, क्या ये जो वो कह रहे हैं हमने तो मार्क किया है, और क्या ये जो मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि अल्पसंख्यकों पर, मुसलमानों को का संपत्ति पर, देश की संपत्ति में पहला अधिकार, क्या ये उस दिशा में बढ़ता हुआ कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है? देखिए, मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें कितना विस्तृत है। उसमें न्याय से संबंधित, किसानों के लिए न्याय, युवाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, और जो आरोप लगता था कि आखिर जो विपक्ष की पूरी रणनीति। एक मिनट राहुल लाल रुकिएगा, किसी का माइक ऑन है मुझे लग रहा है बार बार, या मेरा पैनल देखे या अगर मेरे किसी गेस्ट का माइक ऑन है जिससे लगातार जो है विस्लिंग की आवाज आ रही है। जी बोलिए राहुल लाल। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि उसमें अलग अलग क्षेत्र के लोगों को लेके जो एक सवाल होता था कि क्या केवल मोदी जी को हटाने का एजेंडा है, नैरेटिव है? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस एक बिल्कुल पॉजिटिव एजेंडे के साथ जा रही है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर जिस तरह से दबाव बनाया हुआ है, उसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर क्या प्रावधान होंगे, हर चीजों का विस्तृत प्रावधान है। इसमें अगर किसी को मुस्लिम लीग नजर आ रहा है तो फिर जो लोग मुस्लिम लीग से प्यार करते रहे, 1939 की बात तो अभी अजय आलोक जी ने कर दी, लेकिन वो 40 के दशक में नहीं पहुंचेंगे जब आजादी से पहले ही 3-3 जगहों पर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर आप सरकार बना रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को बहुत याद करते हैं, जम्मू कश्मीर में बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फजलुल हक जी के साथ सरकार मिलकर किसने बनाया था? और तो देखिए, उनसे प्यार जिनको है उनको हर जगह पर वही नजर आता है। अजय आलोक जी ने कई आपत्तिपूर्ण चीजें कह दी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, वह भारत में अल्पसंख्यकों के संरक्षण का विशिष्ट प्रावधान की भी बात करता है। वो ऐसे स्थिति में अल्पसंख्यकों को कुछ विशिष्ट, अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है और उनके लिए अगर राज्य कोई प्रयत्न करता है तो उसको कैसे कहा जा सकता कि तुष्टीकरण की स्थितियां, ये तुष्टीकरण नहीं है, बल्कि ये एक तरह से जो कहते हैं ना, मोहब्बत की दुकान जिसमें सबों को
सबों को बुलाया जाता है, सब लोग आइए और प्यार लुटाइए और प्यार में डुबकी लगाइए, वो अवधारणा है वो यहाँ सबके पर लिए। विष्णु और विष्णु राहुल लाल, सबके लिए प्यार है लेकिन राम भक्तों के लिए नहीं है। कोई अगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में चला गया तो वो कांग्रेस में नहीं रह सकता, उसके लिए छोड़ के बाकी सबके लिए प्यार है। 1 मिनट आ रहा हूं डॉक्टर अजय आलोक, 1 मिनट सिर्फ। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको पता होगा कि 22 जनवरी के कार्यक्रम, चूंकि वो कार्यक्रम कुछ ऐसा था, इस ढंग से वो कार्यक्रम बना था कि वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम ये में आपका सोचना है ना, ये आपका सोचना है भारतीय। अभी तो गौरव वल्लभ कल तक आपकी पार्टी थे, वो कह रहे थे जिस दिन से इन्होंने राम मंदिर के खिलाफ इस तरह से बोलना शुरू किया, मैंने पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उन्होंने कहा मैंने सबको समझाया कि किसी का शादी का निमंत्रण आता है तो ये थोड़ी कहते हैं कि नहीं भैया हम इस शादी से संतुष्ट नहीं है। आप ये कहते हैं कि चलिए मुबारक हो, आप ये कह देते हैं। लेकिन यहां तो मुबारकबाद देना दूर, आप लोगों ने तो जो आदमी गया और उसका वो निजी फैसले से गया, जो आदमी गया उसको आपने पार्टी से बाहर कर दिया, फिर कहते हैं आप सबके विकास की बात करते हैं। तो ये बात चुभती है ना राहुल लाल जी, इसलिए मैं कह रहा हूं। देखिए, केवल आधे अधूरे मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होती थी, हो रही थी, अरे अब आपत्ति प्रकट की। अब आप फिर गलत दिशा में जा रहे हैं। 4 शंकराचार्यों का आपने पहले नाम लिया था, जिसमें तो 2 शंकराचार्यों ने कहा था हमारा नाम मत लीजिए, हमारे नाम से आप फेक न्यूज फैला रहे हैं। तो मत जाइए, मुझे फिर सुनिए, मत जाइए राहुल लाल जी मत जाइए, राहुल लाल जी मत जाइए, क्योंकि मुझे दर्शकों को एक बार फिर याद दिलाना पड़ेगा कि 90 के दशक में कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि राम जन्मभूमि की जगह पर वहां मंदिर की जगह शौचालय बन जाना चाहिए। मुझे आप लोगों की शौचालय सोच की याद ना दिलानी पड़े, उस दिशा में मत जाइए। मैं सारे बयान अगर खोलने लगूंगा भारी पड़ जाएगा राम मंदिर का विरोध। मैं फिर कह रहा हूं आगे जा चुके, कितना आगे जा चुके ये मत जाइए, वो विषय छोड़ दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। मैं अपने मित्र राहुल जी को बताना चाहता हूं कि जब इन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तो उस समय वो अविभाजित हिंदुस्तान था और मुस्लिम लीग एक एस्टैब्लिश पार्टी थी, और जैसे गठबंधन अभी होता है वैसे गठबंधन मुस्लिम लीग से लोग करते थे। पहली बात समझ ली। विभाजित हिंदुस्तान होने के बाद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया तो मुस्लिम लीग के कुछ रेमिनेंट्स यहाँ रह गए थे। मोहम्मद इस्माइल उसमें से एक, जिन्होंने संविधान सभा के दौरान ये उठाया था कि यहाँ पे शरिया का शासन होना चाहिए और मुसलमानों को उनके हिसाब से चंदा देना चाहिए। और उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि धार्मिक आधार पर विभाजन हो चुका है, जिसको अगर शरिया चाहिए तो पाकिस्तान जाइए। उस वक्त की याद नहीं दिलाते हैं, बस यही याद दिलाते हैं सिलेक्टिव। दूसरा आपने कहा न्याय, दूसरा आपने कहा न्याय, किसानों के साथ न्याय, महिलाओं के साथ न्याय, युवाओं के साथ न्याय। 60 साल सत्ता में रहे भाई साहब, अभी तक अन्याय करते रहे हैं क्या? जो अब न्याय की याद आ रही है? आपसे तो गरीबी नहीं हटी। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया आपने, 50 साल हो गए, आपसे तो गरीबी नहीं हटी ना। 10 साल में हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। ये होता है काम करने का मादा, खाली बकबक करने का मादा नहीं। सारे अपीजमेंट पे आपने इस तरह से रिझाने की कोशिश की है जैसे इस देश में मुसलमान को छोड़कर दुनिया में तो कोई और रहता ही नहीं है। इस्लामिक नेशनलिस्ट को भी क्या दिक्कत है? ओके, घोषणा पत्र में लिख दीजिए ना। ओके, मैं इस विषय पर आऊंगा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं इस विषय पर आऊंगा। लेकिन एक बात सिर्फ करें, कम से कम कांग्रेस ने इस बार घोषणा पत्र में ईवीएम के साथ जरूर न्याय कर दिया है, क्योंकि अब तक राहुल गांधी 1 हफ्ते पहले तक बोल रहे थे कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस ने कम से कम घोषणा पत्र में ईवीएम के साथ इंसाफ कर दिया कि चुनाव ईवीएम से ही होना चाहिए। बहरहाल मैं अमित जमाई को लाता हूं इस डिबेट में और उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। अमित जमाई, ये मैं देख रहा था कि मुलायम सिंह जी, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव जी गए आज वहां उनके घर पर मुख्तार अंसारी के, और उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी की जो छवि पेश की गई वो असली छवि उनकी नहीं है। तो जरा देश को बताइए मुख्तार अंसारी की असली छवि क्या है, वो असल मुख्तार अंसारी कौन है? म्यूट पर है आप शायद, अमीक जी आप म्यूट पर हैं शायद, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए जी। अशोक जी, जब हम राजनीति में अपराधीकरण के इतिहास पर बात करेंगे तो एक बहुत लंबा हम लोगों को शो करना पड़ेगा तुलनात्मक अध्ययन का। और बहुत बड़े बड़े लोग जो मुख्तार अंसारी से बड़े बड़े रिकॉर्ड रखने वाले लोग थे, कई राज्यों में मुख्यमंत्री हैं और देश के बड़े बड़े पदों पर हैं, जिन्हें हथकड़ियां लगा के पेशियां जिनकी होती थी। देखिए, मुख्तार अंसारी के अपराध से जिस सजा को वो काट रहे थे, उस अपराध से तो ना आपको लगा हुआ है ना मुझको लगा हो सकता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश की जेलों में जो खेल अशोक भाई, एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक, हमारी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो के मुताबिक
कि यहां पर उत्तर प्रदेश में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बैकवर्ड हो या मुसलमान हो, अभिरक्षा में हत्याओं का भारत में हमने रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तोड़ दिया है। हमने अलग अलग तरीके से जो फेक इनकाउंटर का मामला है, जतिन प्रसाद जी अब तो मंत्री हैं आलोक भाई की सरकार में, एक बहुत लंबी लिस्ट लेके चलते थे ब्राह्मणों की फेक इनकाउंटर की। चाहिएगा तो कल मंगवा लीजिएगा, मैं दोबारा आपके शो में आ जाऊंगा। तो उत्तर प्रदेश में लोगों को लॉ एंड ऑर्डर पे कोई यकीन नहीं है योगी जी की सरकार पर। और अफजाल अंसारी जो लोकसभा के सांसद हैं, आपको हैरत होगी अशोक भाई, पूरी गाजीपुर में 8% मुसलमान हैं। मोहम्मदाबाद भी कोई मुसलमान बाहुल विधानसभा नहीं है जहां पे अंसारी परिवार का दबदबा रहा। अंसारी परिवार का मतलब मुख्तार अंसारी से नहीं है, लेकिन अफजाल अंसारी साहब ने, उनके जो बेटे हैं अब्बास अंसारी, वो तो जेल में हैं, उनके जो उमर अंसारी बेटे हैं, उन्होंने बाराबंकी कोर्ट में मुख्तार अंसारी ने इस बात को कहा भी था कि मुझे जहर देके मारा जा रहा है। तो हमारा यह कहना है कि जो पिछला रिकॉर्ड है, जो जेलों में हत्याओं का, अभिरक्षा में हत्याओं का, हम चाहते हैं कि जो परिवार है वो राजनीति में पिछले 100 साल से राजनीति में है। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी आजादी के समय पे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और वहां पे अफजाल अंसारी 4 बार मोहम्मदाबाद में विधानसभा के एमएलए थे। अमीक जी, तो अगर वो कोई सवाल उठा रहे हैं, हाँ, मेरा बात ये कहना है अशोक भाई, उस सवाल का जवाब बतौर नेता विरोधी दल अखिलेश जी की भी जिम्मेदारी बनती थी कि जाके हम मौके पर देखें कि मामला क्या है। अमीक जी, मेरा बिठाए और सच अमीक जी मेरा दो आपने कहा कि ठीक है, ये बात ठीक है कि राजनीति के अपराधीकरण पे एक लंबी डिबेट हो सकती है और वो कैसे कैसे हो, उसमें बड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। और जो आपने लिस्ट की बात की वो भी लिस्ट थी, उसमें मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन मैंने जो सवाल मूल रूप से पूछा था, बड़ा मेरा पिन पॉइंट सवाल था। मैं और उनके परिवार छोड़ दीजिए, मुख्तार अंसारी का परिवार क्या करता था क्या नहीं करता था छोड़ दीजिए। किसी का अगर पिता जो है, अगर वो स्वतंत्रता सेनानी हो और अगर वो दूसरा वाला आतंकवादी बन जाए, तो हम ये नहीं कहेंगे आतंकवादी को हम छोड़ दें क्योंकि उसका पिता स्वतंत्रता सेनानी था। इंसाफ हर एक व्यक्ति का अपना अपना अपने उसके कर्मों के हिसाब से होगा, उसकी कुंडली के हिसाब से होगा। मेरा सीधा सवाल मैंने ये पूछा था कि भी मुख्तार अंसारी क्या है। अखिलेश यादव जब कहते हैं उनकी सही छवि, मैं जानना चाहता हूं सही छवि क्या है, आप देश को बताइए ना। कि वो गरीबों के मसीहा थे, वो बहुत जो है वो बहुत धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे, वो बड़े जो है दीन इलाही और जिल्ले इलाही, मतलब बताइए क्या क्या थी उनकी छवि। अशोक जी बिहार से लेकर जो गाजीपुर का बेल्ट है, ये सामंतवादी जो ये असर वाला बेल्ट है, गाजीपुर उसका सेंटर रहा एक जमाने में। और वहां पे जब जमीनों के अधिकार का आंदोलन चला, तो अफजाल अंसारी से लेकर जो पूरे पीछे के उनके पिता का जो कॉमरेड सुबहानुल्लाह अंसारी का जो पूरा आंदोलन था, उस जमाने में दलितों, बैकवर्ड और जो कमजोर वर्ग के लोग थे, ये लोग उनकी एक ढाल थे। और जो सामंतवादी गुंडे थे, जो अब सरकारों में आ गए, जो उस जमाने में दलितों पे, बैकवर्ड्स पे मसकर करते थे, तो मतलब वो सामंतवादी, मतलब मुख्तार अंसारी सामंतवादी गुंडों की हत्या करते थे, ये कहना चाह रहे हैं। गुंडों की हत्या नहीं करते थे। हाँ, हमारा ये कहना है कि जो अवधेश हत्या सर बड़ा बहुत सुनिए नहीं कृष्णानंद छोड़ दीजिए सर, कृष्णानंद छोड़ दीजिए, कृष्णानंद राय मैं बात ही नहीं करता। कृष्ण मुझे सिर्फ छोटा सा जवाब दीजिए, अवधेश राय कौन थे जिनकी हत्या मुख्तार अंसारी ने की? सामंतवादी थे। हमारा ये कहना अशोक भाई, वो 17-18 साल से वो सजा काट रहे हैं। वो बीएचयू के हॉस्पिटल में जो मुख्यमंत्री के सजाती लोग हैं, आदरणीय माननीय, 2.5 साल से वो 5 स्टार नहीं सुनिए सर, एक गलत सुनिए, एक गलत दूसरे, एक गलत दूसरे, ये जहर देकर, ये आपकी थ्योरी है ना सर। एक मिनट सर सुनिए, नहीं हाँ एग्जैक्टली आपने सही कहा, मुन्ना बजरंगी जेल में मारा। एक मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अमीक भाई, लेकिन अखिलेश यादव ना मुन्ना बजरंगी के घर गए ना विकास दुबे के घर गए। और इसी में तो बात उठ रही है कि जहां मुस्लिम एक क्रिमिनल मारा जाएगा वहां वो जाएंगे क्योंकि मुस्लिम वोटों के तुष्टिकरण की राजनीति। यही तो आरोप लग रहा है, यही तो आरोप लग रहा है। नहीं ना कांड में नहीं गए, विकास दुबे के घर गए, विकास दुबे के घर गए, विकास दुबे के घर गए। सर मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मेरा सीधा विकास, अरे बाबा विकास दुबे और मुन्ना बजरंगी में से किसके घर गए मुझे बताइए। हमारा ये कहना है, अफजाल अंसारी हमारे लोकसभा के कैंडिडेट हैं। हाँ,
उनके दोनों बेटे हमारे पार्टी से एमएलए हैं। हाँ। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं, हम बहुत आपको साफ कह रहे हैं। ठीक है, तो आप साफ कहिए कि हम परिवार, लेकिन राजनीति में जो अपराध का मामला है, जिनको आप और हम सुनिए, वो सुनिए अमीक जी वो बड़ा लंबा, अमीक जी राजनीति में अपराधीकरण पे कभी भी खुलकर डिस्कस करेंगे, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें क्या फर्क पड़ता है, सबके दामन में कितने दाम है। सुनिए सर, अब रुकिए, पर्सनल किसी पर जाना है तो कम से कम प्रमाणों के साथ, अरे सुनिए ना, प्रमाणों के साथ बैठेंगे। आप किसी और डिबेट करनी है, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं आज के विषय से भागने नहीं दूंगा, क्योंकि आज का विषय जो ग्लोरिफिकेशन करा जा रहा है मुख्तार अंसारी का, मैं आपको बता दूं, ये मुख्तार अंसारी का ग्लोरिफिकेशन जो है सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुख्तार अंसारी के जो जनाजे में भीड़ दिखी ना, सबको उसमें वोट नजर आने लगे। अब रुकिए अमीक जी, अब रुकिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। एक मिनट रुकिए अमीक जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए अमीक जी। और दूसरी बात मैं बताऊं, ये जो थ्योरी है ना कि जहर दे दिया, ये थ्योरी कहां से आ रही है, ये भी सोचिए। किसी जांच में अब तक जहर की थ्योरी नहीं आई, लेकिन होता क्या है, थ्योरियां गढ़ी जाती हैं। और ये थ्योरी कहां से आई, क्या कहा जा रहा है, मुख्तार कहते, अरे मुख्तार अंसारी के अपने खुद के कम से कम 10 वीडियो मैंने देखे हैं। वो जहां जाता था वो ये कहता था मेरे को मरवा देंगे जी, जहां जिस जेल में जाता था मेरे को जेल में मरवा देंगे, मेरे को रास्ते में मरवा देंगे। एक क्रिमिनल जो है हमेशा इस तरह के बहाने करता है, और आज उसी क्रिमिनल के साथ खड़े होकर उसका ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है, और वो फिर दावा भी कर रहे हैं कि हम अपराध के खिलाफ जो बात कर रहे हैं। शांतनु गुप्ता, मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी कितना बड़ा हीरो था भाई, और क्या ये अमीक जमाई कह रहे हैं वो हिंदू मुसलमानों का थोड़ी, वो तो हिंदुओं के लिए भी करता था, तो वो भी मतलब सबका साथ सबका विकास की थ्योरी वाला मुख्तार अंसारी था, तो इसीलिए मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हैं भाई, वो हीरो था। अशोक जी पिछले 15 मिनट से आपके चैनल पे अमीक जी मुख्तार अंसारी का महिमा मंडन कर रहे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना दुख होता है, और क्यों ना करें, क्योंकि उनके नेता भी वही कर रहे हैं। उनके नेता कह रहे हैं कि उनका बड़ा योगदान था। मैं बताता हूं उनका योगदान क्या था। उन पे 150 से ज्यादा एफआईआर थी, 60 से ज्यादा मुकदमे थे, 16 से ज्यादा मर्डर के केस थे, 6 में तो कन्विक्ट हुए थे। और कन्विक्ट कब हुए थे, पिछले केवल 1.5 साल में, क्योंकि पहले कोई गवाही नहीं आता था, कोई जज उसमें पैरवी करने को, कोई मुकदमा सुनने को नहीं रेडी था। आज जाके जब योगी की सरकार है तो उन पे 6 बड़े मामलों पे वो कन्विक्ट थे। और बीच में कांग्रेस की ऐसी तल्लीनता थी कि उनको उठा के अपनी पंजाब के झूठे केस में, जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहां ले गए। जिस सेल में करीब 30-32 कैदी रह सकते थे, तो मुख्तार अंसारी अकेले रहते थे, और अक्सर उनकी बीवी भी रहा करती थी। 55 लाख रुपए वकील को दिए थे, 55 लाख रुपए वकील को दिए थे। और सुनिए, और अशोक भाई, उस वकील ने कोर्ट में कहा गया कि मैं क्यों नहीं बांधा जाने दूंगा, क्योंकि ये हृदय के मरीज हैं, क्योंकि ये हार्ट के पेशेंट हैं, और जब हार्ट अटैक से मरेंगे जब वो, तो कहेंगे नहीं जहर मिला है। मतलब 2 साल पहले तो वो हार्ट के मरीज थे, अब वो जहर से मरने लगे, क्योंकि उनको वापस उसी ऐसी किसी बड़ी जेल में जाना था। वो बेसिकली उत्तर प्रदेश से बाहर जाना चाहते थे, जहां पे उनके पास फोन हो, 4 गुर्गे हो, इतनी बड़ी सेल हो, उनकी बीवी उनका परिवार साथ में रह सके। इसलिए वो बार बार कहते थे मुझे जहर दे रहे हैं, ये दिक्कत नहीं है। उनकी हर हफ्ते जांच होती थी, उनको डॉक्टर का पैनल आता था, और जो उनके मृत शरीर की जांच हुई उसमें बांदा मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट, जो एम्स के डॉक्टर आए, पैनल आया, उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सेम है कि हार्ट अटैक से मरे। और अभी न्यायिक जांच भी हो रही है, उसका 1 हफ्ता हो चुका है, 3 हफ्ते बाद वो भी रिपोर्ट आ जाएगी। तब अमीक जमाई जी जहर वाला बहाना भी नहीं कह पाएंगे। लेकिन दुख होता है, देखिए, लेकिन ये बात साफ हो गई है कि अखिलेश यादव, कांग्रेस, सबने मान लिया कि चुनाव तो हम बुरी तरह हार रहे हैं। जो हमारा बचा कुचा मुस्लिम वोट बैंक उसी को लपक ले, तो कोई अपना, क्यों लगता है, क्योंकि देखिए आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, मुस्लिम को ये देंगे, मुस्लिम को वो देंगे, मुस्लिम को ये देंगे। और जैसे आपने कहा कि जनाजे में भीड़ दिखी मुख्तार अंसारी के, सबकी लाल टपकने लगी, अरे तो मुस्लिम वोट बैंक है। और दुख होता है कि बुरहान वानी से लेकर बदायूं में जब वो बच्चों का गला काट देते हैं और बहुत सारे मुसलमान आ जाते हैं, कौन सा ये मुस्लिम समाज है जिसके हीरो मुख्तार अंसारी हैं, किसके हीरो गला देने वाले हैं, किसके हीरो बुरहान वानी है? मैं तो मुस्लिम समाज के नेताओं को, मौलवियों को, मुल्लाओं को एक तरह से चेताऊंगा कि देखिए क्या हो रहा है आपके समाज में। आपके समाज में मुख्तार अंसारी कैसे हीरो बन रहे हैं, लव कुश का गला काटने वाले कैसे हीरो बन जा रहे हैं, बुरहान वानी कैसे हीरो बन जा रहा है, समझाइए अपने लोगों को। मेरा तो यही कहना है। एक मिनट मैं जरा एक रिस्पॉन्ड मैं डॉक्टर अजय आलोक से ले लूं, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी आज इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के पास भी गई,
आपके जो महासचिव हैं उनको मैंने सुना, वो ये कह रहे थे कि भाई ये जो जहर देने की थ्योरी है, इस तरह से करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है, वो तो कह रहे हैं कि अमीक जमाई तो कह रहे हैं हम चाहते हैं न्यायिक इसकी जांच हो ताकि जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए अशोक जी, ये सबको पता है कि कस्टडी में अगर डेथ होती है तो डेफिनेटली जुडिशियल इंक्वायरी की होती है, और वही जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है। मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक हुआ और हार्ट की बीमारी बहुत पहले से थी, ये भी स्टैब्लिश फैक्ट है, आज से नहीं। जब वो पंजाब के जेलों में था तभी से वहां पे कार्डियक प्रॉब्लम का इलाज चल रहा है। ये जो कहना कि जेल में उसको जहर दिया गया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेतुकी बातें हैं, ताकि लोगों को भड़काया जा सके और भड़काने में पूर्ण वोटों का तुष्टीकरण किया जा सके। और उसी के चक्कर में हमने आज इलेक्शन कमीशन को ये कंप्लेन दी है कि जब ये जुडिशियल कस्टडी का मामला है और जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है ऑलरेडी, तो फिर इस तरह की बातें करना तमाम नेताओं के द्वारा, कांग्रेस के नेता के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा, खुद मुख्तार के परिवार के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं से एक तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण का प्रयास हो रहा है। तो इसके बारे में चुनाव आयोग को बताना हमारा एक राजनीतिक फर्ज था जो हमने किया है। सवाल ये उठता है आज की तारीख में कि क्या मुख्तार अंसारी को रॉबिन हुड बनाने में हाथ किसका? 2007 का मऊ का दंगा याद कीजिए, ये वही मुख्तार अंसारी थे, अमित भाई को याद होगा, कि पुलिस के जीप पे चढ़ के हाथ में AK-47 लेके ये खुलेआम कॉल दे रहे थे कि जो भी आए उसको मार दो, और उसी में योगी आदित्यनाथ पे भी हमला करवाने की साजिश योगी जी गए थे मऊ में दंगा शांत करवाने के लिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दुर्दांत बनाया हुआ था। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश, शहाबुद्दीन बिहार, कि SP पे भी गोली चलाने में 5 मिनट नहीं लगता था। लोग शैलेंद्र सिंह वो DSP को मुलायम सिंह यादव ने मजबूर कर दिया 15 दिन में इस्तीफा देने के लिए। सरकार ऐसी चलती थी लोग की, और आज उसी मुख्तार अंसारी के लिए इतने मोटे मोटे आंसू बहाए जा रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि एक भारतीय नागरिक होने का उनका अख्तियार है कि अगर उनकी जेल में मृत्यु हुई है तो बिल्कुल जुडिशियल इंक्वायरी होगी और उसका सामने आने पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी। लेकिन ये जहर की थ्योरी बोलने से फायदा किसको होगा? किसको भड़काना आप चाहते हैं? ओके अमित जी, मैं मुझे ब्रेक ले रहा है, 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। जहर की थ्योरी मतलब किससे फायदा, किसको फायदा हो? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं जनाजे में कौन था? नहीं, जहर वाले में सुनिए ना, मैं फिर आऊंगा उस पे। 80% हिंदू भाई, सुनिए 80% हिंदू भाई थे जो आंसू बहा रहे थे उनके लिए। ठीक है, मुसलमान गाजीपुर में नहीं है, ये आप मोटा मोटा क्यों नहीं नोट करते हैं? 8% मुसलमान पूरे गाजीपुर में है। सुनिए सर, मैं तो एक ही बात, परिवार 50 साल से वहां पे, सुनिए सर, प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री उस लोकसभा को हिला नहीं पाए। सुनिए सर, मैं तो एक ही बात कहता हूं, अपनी जो खींच है उस पे आप लोग दिक्कत करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा सिर्फ ये कहना है, मारने की क्या जरूरत थी आपको? यही तो मैं कह रहा हूं, ये थ्योरी आप कहां से ले आए? नहीं, ये थ्योरी आप कैसे? क्योंकि गुंडे ने जेल में बंद एक सजा याफ्ता गुंडे ने कह दिया, जेल में बंद एक सजा याफ्ता माफिया ने कह दिया, और आप उसके ढिंडोरा पीटने लगे। बताया उनके वकील रणधीर सिंह, उनका वकील तो वही। अरे यार अमित जमाई कैसी बात कर रहे हैं? मेरा वकील मेरी बात करेगा, आपकी बात थोड़ी करेगा। अशोक भाई, मेरा वकील तो मेरी बात करेगा, मुझे जहर दे दिया। अमित जमाई जी सुनिए, ये लोगों को भड़काना बंद करिए, ये लोगों को भड़काना बंद करिए कि लोगों को जहर दे दिया। कानून में भरोसा हो तो कानून का इंतजार कीजिए, जांच रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। इस तरह से झूठ बोल करके लोगों को भड़काना होता है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, और सुनिए, और मैं राहुल लाल आपके पास भी आऊंगा। जरा अजय राय को बोल दीजिए ना कि जाके वो बोलते जहर दे दिया। ये अजय राय वही है जिन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ कांग्रेस में गवाही, अपने भाई की हत्या के खिलाफ गवाही दी थी और कहा था कि हाँ मेरे भाई को मुख्तार अंसारी ने मारा। आज वही अजय राय जो चुम्मू पे चुप मार के बैठे। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी से मुस्लिम वोटों के लिए सामूहिक साठगांठ है, इसलिए अजय राय चुप बैठे हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आता हूं, मैं एक ब्रेक के बाद आऊंगा। लेकिन ये चुप्पी जो है ना, ये चुप्पी समझा रही है वोट बैंक के लिए किस हद तक जो है नेता जो है जा जाके अपराधियों का और माफियाओं का अब महिमा मंडन करते हैं। इस ब्रेक के बाद आता हूं मैं। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? एनएसई की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं माफिया मुख्तार को लेकर जो मुद्दा उठा और खास करके कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को लेकर। तो मुस्लिम लीग, मुख्तार और तुष्टीकरण, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति है? और अगर राजनीति है तो तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? और क्यों ऐसा होता है कि भारत का कोई भी चुनाव हिंदू मुस्लिम बनाए बिना जो है राजनीतिक पार्टियां जो है मुस्लिम तुष्टीकरण या फिर हिंदू तुष्टीकरण, जो भी जिसका भी तुष्टीकरण हो, उसके बिना राजनीतिक पार्टियों का गुजारा नहीं होता। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 5 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अमीक जामई हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ राहुल लाल हैं कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं, शांतनु गुप्ता लेखक हैं, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजय राणा, क्यों ऐसा होता है कि भारत के चुनाव हिंदू मुस्लिम या इस तरह से किसी माफिया के ग्लोरिफिकेशन के बिना कोई चुनाव जो है हमारे यहाँ पूरा ही नहीं होता? अशोक जी, गुड इवनिंग में पहले तो देखिए, ऐसा है कि चुनाव कोई भी हो, चुनाव की तरह होना चाहिए, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों को कुछ परसेंट जो वोट है उसको प्राप्त करने में ज्यादा खुशी होती है। उनको 20% से प्यार, 80% से अलगाव है। अभी हमारे मित्रों को मैं सुन रहा था, उन्होंने बोला है कि जुडिशियल डेथ जो हुई उत्तर प्रदेश में, शायद भूल भी जाते हैं, इनके पास ये आंकड़े की कमी है या भूल जाते हैं। 2012 से 17 की 66 जुडिशियल डेथ हुई थी समाजवादी सरकार में उत्तर प्रदेश में। अभी की जो अगर देखा जाए आंकड़े तो 2024 तक के 51 है। तो ये आंकड़े पर आते हैं। जब हम चर्चा करते हैं कि चुनाव में, देखिए कहीं ना कहीं चुनाव में इनको ये लगता है कि मेरा 20% वोटर ही हमको जिता सकता है, हमको वहां से वो हमको कुछ बना सकता है, बाकी तो क्या है वो तो हमारे साथ आ ही जाएंगे। क्योंकि जो 20% का जो वोटर का लालच है वो इस तरफ से ले जा रहा है। आप देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो 48 पेज का मैनिफेस्टो, जिसमें 244 वादे किए गए हों। उस वादों स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट ला देंगे। भैया 2006 में आगे 2014 तो सो रहे थे, तब आपको किसान नहीं याद आए थे। आप 370 की बात करने लगते हो, ये मुस्लिम तुष्टीकरण है कि नहीं है? एक पूरा का पूरा एक पेज, एक आर्टिकल कह सकते हैं सिर्फ मुस्लिमों के लिए बनाया गया है। तो जी जो बड़ा ही चौंकाने वाला है, आप विदेश में जाओ वजीफा मिलेगा, यानी स्कॉलरशिप मिलेगी। ये बताइए ऐसा कौन सा देश है जहां पे आप जब एक वर्ग को बोलते हो कि हम आपको वजीफा देंगे, दूसरे वर्ग को बोलते हो नहीं देंगे? तीसरी दुनिया हिंदुस्तान में नंबर 2 के पॉपुलेशन, अगर हिंदू के बारे में बात किया था तो मुसलमान दूसरे नंबर की पॉपुलेटेड कम्युनिटी है। और अल्पसंख्यक कैसे हो गया? और अल्पसंख्यक कैसे मान लेते हैं अपने आप को? अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं है कि आप ही तो सब कुछ अधिकार है, दूसरों का अधिकार नहीं है। एक मैनिफेस्टो में 3-4 ऐसी कमियां हैं, हम बता करके दुख हो रहा है और हमें हंसी भी आ रही है कि ऐसी राजनीतिक पार्टी हमारे देश में 100 साल से राज कर रही थी। ये बताइए, उस पर एक एनवायरमेंट का पेज, इसमें नदी का चित्र दिखाया गया। वो नदी का चित्र 10 साल पुराना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है, इंडिया का ही नहीं है। तो एक से एक त्रुटियां उसमें भरी पड़ी है, जिसको आप देख लेंगे वो तो लगेगा कि एक तरफा मोदी विरोध का है। वो तो चलिए, तस्वीरें तो मैं देखता हूं कई राज्य सरकारों के विज्ञापनों में भी, पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठते हैं डेस्क पे, मैं नहीं जानता, इसलिए उसको हम भूल भी है। लेकिन ये
ये जो विषय आपने उठाया, गंभीर विषय वो है। राहुल लाल, सवाल वही है कि भाई अल्पसंख्यक तो बहुत बड़ी परिभाषा होती है ना। पारसियों के लिए 2 पेज लिख देते, 3 पेज लिख देते, सिखों के लिए 4 पेज लिख देते, जैनियों के लिए 2 पेज लिख देते, ठीक है, और बाकी भी अल्पसंख्यक बहुत सारे हैं, उन सबके लिए लिख देते 2-2 पेज। सिर्फ आपको अल्पसंख्यक के नाम पर भी सिर्फ एक कौम की याद आती है, तो फिर कैसे मान ले कि ये जो है तुष्टीकरण नहीं है? उन अल्पसंख्यकों में सबसे बुरी स्थिति किसकी है उसे भी तो देखना पड़ेगा ना। आपने कैसे तय किया सर? राहुल जी, आई एम सॉरी, ये आपने कैसे तय किया कि सबसे बुरी स्थिति किसकी है? नहीं, वो छोड़ दीजिए सर, स्थिति बनाने वाले कांग्रेस पार्टी है। नहीं, वो बुरी सिचुएशन बनी। पहली बात तो इनका आंकड़ा ही गलत है, ये जो ये बोल रहे हैं। ना आंकड़ा बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है आपका। आपने किस आधार पे आपने आज तक सुने? अभी राहुल गांधी, नहीं राहुल जी, अभी राहुल गांधी ओबीसी करते हैं, तो ओबीसी का डेटा तो उनके पास कोई है नहीं। उनके पास मुस्लिम ही सबसे, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे बात करते हैं आप। बाकी किसी कम्युनिटी की रिपोर्ट बनवाई है क्या कभी? जैनियों की, सिखों की, या भाई सिखों में कितने लोग हैं जो पिछड़े और गरीब हैं? कभी इसका कैलकुलेशन हुआ? पंजाब में अगर आज जो है वहां पे कन्वर्जन हो रहा है, कभी इसके बारे में सोचा? वहां आपकी सरकार थी, कन्वर्जन क्यों हो रहा है? एक सेकंड। हाँ, देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा और आपके सवाल में उत्तर भी छुपा हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी जो चर्चा कर रहे हैं कि भाई जनगणना, जो जातिगत जनगणना का मामला है, तमाम तरह के मामले, उसी से तो विस्तृत आंकड़े निकलेंगे जो आंकड़े निकालने के प्रयास नहीं होते। अरे बताइए ना मुझे, आंकड़े आपके पास अभी मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास सिखों के आंकड़े हैं कि सिख से कितने पिछड़े हुए हैं। आपने एक कम्युनिटी के लिए कह दिया, उनके लिए आपने पन्ने के पन्ने रंग दिए। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सिख में कितना पिछड़ापन है आपको जानकारी है? तो उनके बारे में क्यों नहीं लिखा? या सिख सभी बहुत सिख अमीर हैं? नहीं, मैं कहा कर रहा हूं कि सभी सिख हैं। तो फिर किस आधार पे सिखों को इग्नोर किया गया? अगर आप अल्पसंख्यकों की चिंता कर रहे हैं तो सिखों को इग्नोर क्यों किया गया? पारसियों को इग्नोर क्यों किया गया? इग्नोर किसी को भी नहीं किया गया। कैसे, कहां, क्या जिक्र है? बताइए मुझे, बताइए सिखों के बारे में। एक मिनट राणा, सिखों के बारे में सिखों के बारे में कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहां वर्णन है? जरा मुझे बताइए, कहां लिखा है सिखों के बारे में? अशोक जी सुन लीजिए। हाँ बताइए, सुन तो लीजिए जरा पहले। हाँ बताइए। अभी आपने कई गलत चीजें कही गई, मैं उसका पूरे खंडन कर दूंगा। मैं जरा इसी मामले वजीफा के मामले को लेके, क्या अभी इस समय जो है कि अल्पसंख्यकों को वजीफा नहीं दिया जा रहा है? सवाल ये उठ रहा है। नहीं, आप गलत जा रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। मामला है सर, मैंने ऐसा करेगा। संजय राणा जी, अच्छा सुनिए, एक एक करके वो सवाल पूछ रहे, जवाब दें। बोलिए संजय राणा जी, सवाल पूछ रहे, जवाब दीजिए। बोलिए संजय राणा जी। अरे सवाल उनका, हाँ फिर मैं आपका भी सवाल लेकर संजय राणा, आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। संजय राणा, आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। नेता बोलते हैं जात पात से। बोलिए। आवाज, ऑडियो ठीक है? नहीं, आवाज आपकी क्रैक कर रही है, लेकिन आप बोलिए जल्दी से, मैं कोशिश करता हूं। नेता गणना कराएंगे, ये जाति जनगणना कराना चाहते हैं। खुद बोलते हैं कि भाई देखो, हमारे पास जो भी आंकड़े हैं 2011 के, जो ओबीसी हो चाहे सवर्ण जातियों की 3 जाति है, उसको प्रकाशित करने में शर्म आती है। लेकिन जातिगत 2014 से 2024 तक सत्ता में ओके, एक मिनट। जातियां थी, 4 लाख जातियां अपने देश में। अरे मैंने एक मिनट रुकिए, मैं कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके मैनिफेस्टो में 10 बिंदुवार तरीके से मैं पॉइंट रख दूंगा, जो उस पॉइंट पे आप ही अपने बातों को कंट्राडिक्ट करते हैं। ओके, छोड़िए एक मिनट, मैं मुस्लिम लीग वाले हाँ, एक मिनट राहुल लाल, जल्दी से अपना सवाल कीजिए। मैं फिर डॉक्टर अजय आलोक से जवाब लूंगा। आपका सवाल क्या है, आपका बताइए। मेरा सवाल यह है कि 48 पेजों की जो कांग्रेस की घोषणा पत्र है, मैं मानता हूं कि स्वतंत्र भारत का सबसे स्वर्णिम सवाल नहीं है सर, सवाल नहीं है, ये संजय जी एक मिनट, आपकी आवाज क्रैक कर रही है। संजय जी आपकी वॉइस क्रैक कर रही है, 1 मिनट रुकिए। संजय जी आपकी वॉइस क्रैक कर रही है, 1 मिनट रुकिए। मैं राहुल लाल, ये सवाल नहीं है, ये यशगान है। मैंने आपसे सवाल पूछा सीधा सा, मैंने कहा मेरे दर्शकों को बताइए सिखों के ऊपर, पारसियों के ऊपर इस घोषणा पत्र में कितने वर्ड्स हैं, कितने पेज हैं? बड़ा सिंपल सा सवाल है।
में देखिए, जब अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात होती है तो उसमें उनके लिए भी स्वाभाविक रूप से वो अधिकार शामिल है। कैसे? क्योंकि अभी उससे संबंधित, देखिए अशोक जी, उससे संबंधित अभी आंकड़े नहीं। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, भाई वो मुसलमानों के लिए, एक मिनट डॉक्टर, आपने जवाब, डॉक्टर अजय आलोक वो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए इसलिए लिखा क्योंकि मुसलमानों के आंकड़े सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ले आई थी, बाकी सिखों की क्या सिचुएशन है उसकी कोई भारत में कोई जानकारी नहीं है इनको, ना इनको जानकारी है, ना किसी को जानकारी है, पारसियों की क्या सिचुएशन है उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं, जैनियों की क्या सिचुएशन, वो कह रहे हैं इसलिए मुसलमानों की सिचुएशन सच्चर कमेटी थी इसलिए उन्होंने मुसलमानों की बात की है। रावलाल इधर उधर मत भागिए, रावलाल इधर उधर मत भागिए, आवाज नीचे कर दीजिए, जो इधर उधर भागे आवाज नीचे कर दीजिए उनकी। मैं कह रहा हूं जब स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो इधर उधर तब आप भागते हैं जब आपको लगता है आप फंस गए हैं। मुझे इतने साल हो गए डिबेट करते हुए, मुझे सब लोगों का जो है ना टैक्टिस समझ में आती है कि जब फंस जाओ तो बात इधर उधर करो। अभी सीधा सवाल है अगर तुष्टिकरण नहीं है तो फिर यह है कि बात क्यों, और आपने कहा इसलिए क्योंकि उसका कोई डेटा नहीं है। तो डॉक्टर अजय आलोक जवाब दें। नहीं, डेटा वेटा सबका है, सवाल ये उठता है कि इनके दिमाग में ये भावना इसलिए है क्योंकि इस देश में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक आज से नहीं पिछले 60-65 साल से समझ रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है कि हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझने की ये हमेशा कोशिश भी करते रहे, चेष्टा भी करते रहे और समय समय पर एहसास भी करवाते रहे कि हिंदुओं से ऊपर पहला प्रेफरेंस ये मुसलमानों को दें। यह आज की आदत नहीं है, बहुत पुरानी आदत है। अब आज चूंकि ये एक्सपोज हो गए हैं, सामने निकल गया है, तो उसको दाएं बाएं जिलेबी करके घुमा रहे हैं जैसे कुछ होगा नहीं। जातीय जनगणना पे आ गए राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी क्या खा के जातीय जनगणना करेंगे? राहुल जी आप बताइए तो। राहुल गांधी खुद हिंदू भी नहीं है, पार्थिव पिता ईसाई माता के पुत्र हैं, उनकी अपनी जाति का तो पता ही नहीं। वो निजी नहीं, डॉक्टर अजय आलोक निजी छोड़ दीजिए, हम निजी मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। निजी मोमेंट नहीं, ठीक है वो आपकी आपत्ति, हाँ ठीक है, लेकिन मैं पब्लिक डोमेन में ठीक है लेकिन निजी बात, निजी हमला नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि प्रायोरिटी क्या है लाइफ की, प्रायोरिटी आपकी क्या है? घोषणा पत्र आपके विजन को दिखाता है कि आप देश को किधर आगे ले जाना चाहते हैं। ओके मैं राहुल जी एक मिनट रुकिए, राहुल जी मैं आ रहा हूं आपके पास, रुकिए। मैं राहुल जी एक और सीधा सवाल मैं फिर कह रहा हूं, वो सवाल सिंपल सा ये है, आपको कह रहे हैं कि भाई बीजेपी मुस्लिम लीग के साथ, कि मुस्लिम लीग से आपको इतनी परेशानी है, तो सवाल है कि मुस्लिम लीग के साथ समर्थन क्यों? मुस्लिम लीग को जो है सेकुलर पार्टी होने का ये सर्टिफिकेट किसने दिया था? राहुल जी ने दिया था ना। तो मुस्लिम लीग के साथ आप हैं या नहीं है? मुस्लिम लीग को आप देश तोड़ी पार्टी मानते हैं या नहीं मानते? पहले स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आप उन पर आरोप लगा रहे थे आजादी से पहले, आप तो आजादी के बाद भी मुस्लिम लीग के साथ चस्पा हैं। देखिए आजादी के बाद जो वर्तमान में मुस्लिम लीग है, जरा मैं उसके ऊपर भी बोल दूं कि वो पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नहीं है, भारतीय मुस्लिम लीग है, आज के संदर्भ वाला मुस्लिम लीग। कैसे? इसलिए उसको आजादी के पहले वाले मुस्लिम लीग से उसको कैसे देख सकते हैं? और वो भी वो सवाल देखिए अशोक जी, आप पूछ रहे हैं, वो तो बड़ा अच्छा चीज है कि आप पूछ रहे हैं। अब बीजेपी के लोग पूछते हैं जो जिन्ना के मीनार पे जाते हैं पूजा करने के लिए, आडवाणी जी गए थे और उनको भारत रत्न भी पुरस्कार भी मिल चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो सवाल पूछने का नैतिक अधिकार नहीं दिया। आप पूछ रहे हैं, इसलिए आपको उत्तर मैं दे दूं। आज के समय में जो भारत में केरल में जो मुस्लिम लीग है, उस मुस्लिम लीग का क्या पाकिस्तान के मुस्लिम लीग के सिद्धांतों विचारों से कोई अच्छा, मुझे बताइए मुस्लिम लीग किसने बनाई, जिसको आप भारतीय मुस्लिम लीग कहते हैं, किसने बनाई? जरा नाम बताएं उसका। देखिए मुस्लिम, देखिए मैं फिर यही तो कर रहा हूं, आजादी के बाद, आजादी के पहले की स्थिति में मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं सर, मैं आपको बताता हूं कि जिन्ना के दो चेलों ने बनाई, जिन्होंने आजादी से पहले केरल को मोपलिस्तान बनाने की मांग की थी, और जिन्होंने आजादी के बाद केरल में और भारत में यह कहा था कि शरिया कानून लागू के लिए काम करेंगे। ये वो मुस्लिम लीग है जिसको आज आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। एक मिनट रुकिए, मुझे एक मिनट मुझे रुकिए, मैंने फैक्ट्स रखे हैं, जाइए जांच कीजिएगा, और मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद फिर आता हूं। मैं एक मिनट रुकिए, ब्रेक के बाद मैं आता हूं अमीक जामा और शांतनु के पास। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद फिर मैं मुख्तार पर आऊंगा कि मुख्तार का ग्लोरिफिकेशन इस चुनाव में क्या सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए, क्योंकि अमीक जामा बार बार कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी इतने लोकप्रिय था कि भैया सिर्फ मुस्लिम नहीं हिंदू भी उसके लिए आंसू बहा रहे थे वहां। तो फिर सवाल तो फिर ये भी है, चाहे हिंदू आंसू बहाए, मुस्लिम आंसू बहाए, मुझे लगता है एक माफिया के लिए कोई भी आंसू बहाए, उसके आंसुओं की कीमत मेरी नजर में तो कम से कम कोई नहीं है। लेकिन आऊंगा इस ब्रेक के बाद। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में, इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने ये सेल्फी लेते हैं
ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। तो दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की एंट्री चुनाव में हो चुकी है और मुख्तार अंसारी के घर भी अखिलेश यादव पहुंचे। तो मुस्लिम लीग से लेकर मुख्तार अंसारी तक क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति, इसी पे बात कर रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल 4 मेहमान जुड़े हुए हैं। शांतनु गुप्ता, शांतनु जी, ये बात अमीक जमई कह रहे हैं कि भाई हिंदू थोड़ी, मुसलमान भी बाकायदा गए और मुसलमान नहीं हिंदू भी गए और आंसू बहा रहे हैं वो उनके लिए। तो क्या इसके मायने क्या है? ये तुष्टीकरण तो नहीं हुआ? अमीक जमाई जी ने जो जनाजे पे लोग गए उसमें भी हिंदू मुस्लिम देख ली, मुझे तो इस पे ताज्जुब है। लोग कहते थे वो 5 बार के विधायक हैं, कि जीतते कैसे थे, उन पे तो जनसैलाब था और जनता वोट करती थी, उसमें सारे मुस्लिम तो नहीं थे। देखिए आपको पता है कृष्णानंद राय को क्यों मारा उन्होंने? इसलिए मारा क्योंकि उनके भाई के खिलाफ चुनाव जीत गए वो। तो जिसकी ऐसी दहशत, उसको वोट कैसे पड़ेगा? कि अगर मेरे खिलाफ को पहले तो पर्चा नहीं भरने देते किसी को अशोक भाई, वो अगर कोई पर्चा भर के जीत जाए तो उसको सरेआम 400 गोली उसकी छाती पर उतार दो, जिससे इतनी दहशत फैल जाए कि कोई वोट करेगा। राहुल लाल एक मिनट, शांतनु जी एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? बोलिए राहुल लाल। मैं कह रहा हूं इस पूरे प्रकरण में उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उसको सीबीआई जांच में क्या कहा गया था, उसके ऊपर भी प्रकाश। किसकी जांच में? कृष्णानंद राय के मामले की जांच में। कौन सा आंकड़ा गलत है? आपने कहा आंकड़ा गलत है, कौन सा आंकड़ा गलत है बताइए? मैं कह रहा हूं 400 गोली वाले तो तमाम ये जो पूरी स्टोरी चलाई मतलब अच्छा एक मिनट राहुल लाल जी की थ्योरी है, सुनिए शांतनु जी, राहुल लाल जी की थ्योरी है, अरे भाई आप गलत आंकड़ा दे रहे हैं और 400 गोली नहीं 50 गोली लगी थी, तो 50 गोली मारने वाला तो संत है भाई, संत महात्मा है। 400 गोली नहीं मारी थी, 50। तर्क सुनिए, मुख्तार अंसारी के पक्ष में तर्क सुनिए कि 400 गोली थोड़ी मारी थी एक आदमी को, 50 गोली मारी थी, इसलिए जो उसका ग्लोरिफिकेशन गजब तर्क है। छोड़िए एक मिनट प्लीज, अरे गजब तर्क है यार, गजब तर्क है। शांतनु जी अपनी बात पूरी कीजिए, एक मिनट रुकिए, मैं शांतनु जी की बात पूरी फिर आऊंगा, रुकिए बस मुझे 20 सेकंड और दे दीजिए। अभी बात मुस्लिम लीग की हुई, जो अभी की मुस्लिम लीग है जो केरला में है ज्यादा, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है और उसके जो संस्थापक हैं वो मोहम्मद इस्माइल हैं। मोहम्मद इस्माइल जिसे हम मद्रास प्रेसिडेंसी कहते थे, जिसमें केरला भी आता था, उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे जिन्ना वाली मुस्लिम लीग के। और जब जिन्ना चले गए तो ये नहीं गए और ये मुस्लिम लीग के सरपरस्त हो गए। वायनाड की सीट राहुल गांधी कुछ कर ले, झक मार ले, नहीं निकाल सकते उसके बिना, इसलिए उनको सेकुलर बताना पड़ता है। ये है तथ्य। और वो जो है वो जिन्ना का चेला था, वो भारत में सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि उसको लगा कि भाई भारत में शरिया कानून लाएंगे और केरल को मोपलिस्तान बनाएंगे। और ये उन्होंने अपने बयानों में कहा, बिल्कुल बढ़ गया, जब सोशल मीडिया बढ़ गया तो उन्होंने बोलना बंद कर दिया। देश की जनता से ऐसे बयान छुपाकर आप, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, देश की जनता से सब बयान। एक मिनट रुकिए, आप अडवाणी जी वाला सवाल पूछ, अरे एक मिनट रुकिए, अडवाणी जी वाला सवाल पूछिएगा, मैं डॉक्टर अजय आलोक के बाद आपका सवाल लेके जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं शांतनु जी, सॉरी माफ कीजिएगा राहुल जी, कि ये जो तमाम तथ्य जो बताए ना शांतनु जी ने, जो मैं बता रहा हूं, ये सब आप कांग्रेस के, ये सब आपके मुस्लिम लीग के पाप जो है छुपा देते हैं ताकि उसको सेकुलरवाद का जो है तमगा पहना सके। अब आप बोलिए बीजेपी से सवाल, मैं जाऊंगा फिर डॉक्टर अजय आलोक के बाद, बोलिए। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? चलिए, और अभी वर्तमान में, अरे बता तो नहीं कौन संस्थापक थे? मोहम्मद इस्माइल, उसके ऊपर तो चर्चा बहुत है। मोहम्मद इस्माइल जो जिन्ना के चेले थे। हाँ बोलिए। शांतनु जी और कभी भी अजय आलोक जी उसके ऊपर प्रकाश नहीं डाल रहे, जो मैंने पहले भी पूछा कि जिन्ना के मजार पे पुष्प डालने के लिए कौन गया था और उनको भारत रत्न किस सरकार ने प्रदान किया? जिन्ना के विचारों को कौन आह्लादी था, उनके विचारों को कौन लेके आज चल रहा है? कांग्रेस देखिए रूल ऑफ लॉ में विश्वास करती है और भारतीय संविधान में विश्वास करती है। अजय जी, और कहीं से भी उसका दूर दूर तक किसी चीज का रिश्ता। अजय आलोक जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, भारत के प्रमुख विपक्षी दल के नेता अगर किसी पड़ोसी देश में जाते हैं तो स्वाभाविक है वहां के पूर्व राष्ट्रपति कोई भी देश उसके मजार पे भी जाएंगे और उसके वहां भी जाएंगे। इसका यह मतलब नहीं होगा कि जिन्ना की विचारधारा अडवाणी जी में घुस गई, समझिए ना, एक तो दिमाग से ये बात आप निकाल दीजिए।
जो बार बार कर रहे हैं, कौन जिन्ना क्या गया था कौन। अरे आप लोग के तो कर्म ऐसे हैं कि आप लोग तो औरंगाबाद में औरंगजेब के कबर पे जाके मजार चढ़ाते, फूल चढ़ाते हो भाई। औरंगजेब तो भारतीय इतिहास के हिस्सा रहे हैं, से बाहर नहीं किया आप ये हिंदुस्तान में मुस्लिम है। एक एक करके रुकिए राहुल। सोच ये है कि हर भारतीय हिंदू है, ये आप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान का अरे एक मिनट रुकिए भाई राहुल लाल प्लीज। राहुल लाल की आवाज नीचे करिए, मैं बीच में नहीं कोई बोले प्लीज, आवाज नीचे करिए। मैं आपको मौका तभी दूंगा जब आप बीच में, जब आप सामने वाले को बात पूरी करने देंगे। बोलिए। हमारा तो ये मानना है कि भारत का 98.5% मुसलमान भी तो कन्वर्टेड है, हिंदू से ही कन्वर्ट हुआ, मुगल के राज में कन्वर्ट किया गया इसको 200 साल 300 साल पहले। हम तो हर इस देश के हर नागरिक को हिंदू मानते हैं, भारतीय मानते हैं, और आज भारतीय होना मतलब हिंदू होना है। और आपको हिंदू से ही एलर्जी है, हिंदू धर्म से एलर्जी है, सनातन से एलर्जी है, सनातन को कोरोना बोलेंगे, राम मंदिर से एलर्जी है, सब एलर्जी लेके क्या कीजिएगा तब हिंदुस्तान में रह के? इटली चले जाइए, वहीं पे थोड़ा शांति मिलेगी आप। बोलिए राहुल लाल जी, अब रिस्पॉन्ड, क्योंकि अमीक जामाई शायद है नहीं, अगर अमीक जामाई है तो उनको नहीं, तो राहुल लाल जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं राहुल जी, आप जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब मुझे मालूम नहीं, आपको जानकारी होगी, आप तो बहुत प्रखर व्यक्ति हैं, आपको जानकारी होगी। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू जो है वो एक लाइफस्टाइल है, वो आपको मालूम है कि जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से घोषित किया था। बोलिए। नहीं, वो तो ठीक है, मैं जीवन शैली के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं उस तथ्य को। लेकिन ये कहना कि भाई भारत में जो तमाम मुस्लिम है वो कन्वर्टेड ही है, अरे अगर इतना ज्यादा डंडा मुगल काल में चल रहा था, मैं आज राहुल लाल के नाम से ना बैठा होता और आप अजय आलोक के नाम से ना बैठे होते। मतलब आप औरंगजेब को भी ग्लोरीफाई करेंगे, मुख्तार तो ठीक है, मतलब औरंगजेब को भी ग्लोरीफाई करेंगे, गजब है, उससे भी वोट मिलेगा। देखिए ये वोट का चक्कर सुनिए, ये मुख्तार, ये औरंगजेब, इनमें वोट तो है, ये तो समझ में आता है, नहीं तो बार बार जो है मुख्तार को याद करते करते, मुस्लिम लीग को याद करते करते औरंगजेब पे पहुंच जाए कि औरंगजेब भी तो भारत का वो था, इतिहास का हिस्सा था, महान था, तो ये लग रहा है कि वोट तो है इसमें। मैंने कहा कि देखिए वो भारत के इतिहास के हिस्सा, अच्छा है बुरा जो भी हमारे इतिहास का हिस्सा है, मैं उसको आपको भारतीय इतिहास के हिस्से से तुम लोग बाहर नहीं कर सकते। नंबर 1 चीज। नंबर 2, देखिए अभी यहाँ पे चर्चा लोग कर रहे थे, आपको बहुत ज्यादा कांग्रेस के राहुल लाल भारत का इतिहास की बात ना कीजिए। भारत के इतिहास में किस किस को आपने गायब किया है, वो नाम गिनाने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। औरंगजेब पढ़ाया जाता था, और इसी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब तक कांग्रेस की सरकार थी 2015 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में भगत सिंह को आतंकवादी पढ़ाया जाता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों में भगत सिंह वॉज ए टेररिस्ट, ये आप लोग इतिहास करते थे जो औरंगजेब के गुणगान कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। जो भगत सिंह को टेररिस्ट कहते थे और औरंगजेब को इतिहास का हिस्सा बता रहे हो आप लोग, गजब है। इसीलिए मैं कहता हूं भगत सिंह वोट बैंक नहीं थे, लेकिन औरंगजेब वोट बैंक है। दिक्कत यही है आप लोगों की। सर अशोक जी एक लाइन में बोल दूं। हाँ बोलिए। फिर आ जाऊं। उत्तर प्रदेश में अतीत और अफसरफ के साथ क्या हुआ, मीडिया के कैमरों के सामने में पुलिस सुरक्षा घेरे में उनकी हत्या हो गई। ठीक है, ये क्या रूल ऑफ लॉ का हिस्सा रहा? ठीक है। ये तमाम जो अतीत में घटनाएं घटी है, वैसे स्थिति में अगर यहाँ पे मुख्तार आरोप लगा रहे थे जहर के संबंध में, तो अतीत में इस प्रकार की घटना घटी उत्तर प्रदेश में, जिसको हम लोगों ने देखा। यहाँ पे मुख्तार को महिमा मंडित करने की बात नहीं है। अगर कोई जेल में है और वो खुद आरोप लगा रहा है कि उसको जहर दिया गया, 19 मार्च को उन्होंने आरोप लगाया, और उसके बाद अगर संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी ओके सर, ओके मेरे पास समय कम है। ओके मेरे पास समय कम है। डॉक्टर अजय आलोक जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, और आखिरी रिस्पॉन्ड फिर इसी इशू पर कि भाई उत्तर प्रदेश में क्योंकि ये ट्रेंड रहा है, इसलिए वो लोग कह रहे हैं मुख्तार की हमने बात उठाई कि न्याय हो। अजय आलोक जी। न्याय ही हो रहा है उत्तर प्रदेश में, 2017 से सिर्फ न्याय ही हो रहा है, और अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग रहे हैं दूसरे प्रदेश में। अपराधी राहुल लाल प्लीज ऐसे भी आवाज नीचे कर दीजिए। राहुल लाल मैंने आपको नहीं टोका, प्लीज, किसी ने नहीं टोका। हाँ, और अपराधी अपना बेल तोड़वा के जेल चले जाते हैं, तख्ती लटका के थाने के सामने आ जाते हैं कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं। ये होता है लॉ एंड ऑर्डर, जो ना कांग्रेस जानती है ना सपा जानती है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर, मछली के बच्चे को तैरना मत सिखाइए। योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर चलाया है ये पूरा देश देख रहा है। और देश उनकी कॉपी भी कर रहा है। तमाम राज्य भी उनकी कॉपी करना चाहते हैं, और आप लोग का चक्कर है कि जय मुसलमान नारा गाते रहिए, उसी में आप लोग का कुछ भला होगा तो भला होगा। ओके शांतनु जी 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड। क्या जिसकी बात आलोक जी कर रहे हैं, क्या वो न्याय है, क्या वो जो है जस्टिस है, जबकि इस तरह से जो अतीक के साथ हुआ या जो मुख्तार के, उसको कैसे आप बताएंगे कि न्याय है?
देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और पिछले कई सालों से हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश की एक छवि बिगड़ चुकी थी कि वहां पे संसद से लेकर विधानसभा से लेकर सड़क के गलियारों तक केवल गुंडागर्दी थी। आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसको खत्म कराया और आज भी चैनल पे आके लोग गुंडों के लिए रो रहे हैं, जो लोग सड़क में उनके लिए नहीं। तो यही मेरा कहना है। आज भी चैनल पर आकर लोग गुंडों के लिए रो रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है कि माफिया मुख्तार को लेकर जो प्यार उमड़ रहा है, वो ऐसा प्यार जो है उन बच्चों के लिए नहीं उमड़ा जिनको बदायूं में जो है जिनको कत्ल कर दिया गया था। वो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो प्यार उमड़ता है ना, ये कुछ लोगों को और वोट बैंक के लिए होता है। इससे बचना चाहिए। जहां तक मुस्लिम लीग पे है, कांग्रेस उस पर घिरी हुई है क्योंकि अभी वायनाड का चुनाव है और वायनाड का चुनाव जब तक होगा मुस्लिम लीग भी सुर्खियों में रहेगी, ये बात याद रखिए। क्योंकि राहुल गांधी वहां मुस्लिम लीग के समर्थन के साथ मैदान में है और राहुल गांधी अमेरिका में जाके मुस्लिम लीग को सेकुलर होने का सर्टिफिकेट भी दे चुके हैं। लेकिन ये तमाम मुद्दे चलते रहेंगे, पर आज डिबेट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का दो टूक में जुड़ने के लिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।